Hey everyone, welcome back to my foundation classes Anytime Classroom। तो गैस अभी चल रहा है हमारा 50 क्वेश्चंस का स्पेशल टेस्ट सीरीज जिसको स्पेशली बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी मेंस को टारगेट करके बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन ये 50 क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपका एक रेगुलर जो स्टडी है वो होता रहे, और रात में आपका तो चल ही रहा है आपका 100 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज, तो वहाँ भी आप लगाओ, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जीके जीएस से रहते हैं, सॉरी 35 क्वेश्चन जीके जीएस से रहते हैं और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहते हैं। ठीक है, और ये आपका यही चलता रहेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है करंट अफेयर्स का रेशियो ज़्यादा है, तो बेशक ज़्यादा है, ताकि यहाँ पे मेरा ये मोटिव है 15-15 क्वेश्चन अगर मैं शेड्यूल कर रहा हूँ अभी से, तो एग्जाम तक आपका जो जनवरी से लेकर 5 महीने 6 महीने तक का है वो आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाए, ताकि एग्जाम में यहाँ से अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। मेंस, अगर बिहार एसआई मेंस का बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रह सकते हैं करंट अफेयर से, आपके सिलेबस में बेशक नहीं है पर एग्जाम में रहेगा, 2 से 5 क्वेश्चन रह सकता है। ये मिनिमम है 2 से 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुआ है करंट अफेयर्स का रेशियो बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, पीटी का अगर बात कर लो तो पीटी जो पिछले साल का पीटी था, यानी 2018 वाला जो पीटी था, उसमें आपका 10 से 15 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार 30 क्वेश्चन के आसपास आया है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज हर जगह बढ़ रहा है, इसलिए आपको भी अपने पढ़ाई में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ाना है और पर डे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो बिहार एसआई मेंस वाले हो उनके लिए संडे को स्पेशल टेस्ट रखा गया है। ठीक है, तो अगले संडे से जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, हर एक संडे को आपका जो रात में 8:30 बजे वाला टेस्ट आता था, उसी के जगह पे आपका जो बिहार एसआई मेंस है उसका टेस्ट आएगा, और ये पूरा टेस्ट होगा। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न पे है हूबहू एग्जाम का ही आपको फीलिंग आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग शिद्दत से टेस्ट देना और ईमानदारी से टेस्ट दो, देखो आपको कितना स्कोर आता है। ठीक है, तो ये टेस्ट लगाना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम का यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, आप लोग इसी मोटिव के साथ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए, इसलिए वो मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? जल्दी बताओ कौन सा वो भू राजस्व बंदोबस्त है? वो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी की अगर बात करेंगे तो रैयतवाड़ी को पहली बार जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे लागू किया गया था, वो किया गया था रीड के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ये लागू किया गया था, और ये किया गया था 1792 में। ठीक है, और ये जो था ये बारामल एरिया में इन्होंने लगाया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे था, इसलिए हम लोग ज़्यादा इनको नहीं पढ़ पाते हैं। टॉमस मुनरो ने इसको बड़े पैमाने पर लगाया। ठीक है, टॉमस मुनरो का अगर हम लोग बात करेंगे तो 1801 में इन्होंने ये पहली बार मद्रास में लगाया था, 1801 में, लेकिन फिर से इसको 1807 में जाके बंद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन वापस जब 1820 में टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने तो उन्होंने इसको व्यापक रूप से लागू किया। तो आप जनरली जो डेट पढ़ते हो इससे रिलेटेड वो 1820 पढ़ते हो। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, किसको माना जाता है? देखो, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या वे संस्कृत बोलने वाले थे? बिल्कुल सही है। क्या वे घुड़सवारी क्या करते थे? बिल्कुल सही है। क्या वे कई झुंडों में भारत आए थे? ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे? ये गलत है। ठीक है, जो आर्य समाज हुए वो गांव में निवास करते थे, और उनका मुख्य जो धन बोल सकते हो आप, जो उनका प्रोस्पेरिटी का जो मुख्य सोर्स मान सकते हो, वो गाय था। और जो लड़ाई हुआ, बहुत सारी लड़ाई जो हुई आर्यों का, वो गायों के कारण ही हुआ। जितना गाय उतना ज्यादा वो धनी कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जल्दी बताओ, इसका जनक किसको माना जाता है? इसका जनक माना जाता है कंवर सेन को। किसको माना जाता है? कंवर सेन को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, और राजस्थान को सिंचाई देने वाली एकमात्र नहर है, और इसको जो पानी है वो सतलज और ब्यास नदी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ये दोनों शख्स किस चीज की स्थापना से जुड़े हैं? जल्दी बताओ, किस चीज की स्थापना से जुड़े हैं? ये दोनों हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं।
हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा, ठीक है। और इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, जल्दी बताओ कौन सा राज्य है वो राज्य है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है। अगर बांग्लादेश से हम लोग सीमा का बात करेंगे तो बांग्लादेश से आपका कौन कौन सा सीमा मिलता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे लॉन्गेस्ट जो इंडिया का बाउंड्री है वो बांग्लादेश से ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। वो लगभग 4094 किलोमीटर का ये बाउंड्री है जो बांग्लादेश से इंडिया रिलेट करता है, ठीक है। और कौन कौन सा जगह है जो मिलता है, कौन कौन सा स्टेट है, वो है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, त्रिपुरा, ठीक है, और कौन सा है, और है मिजोरम और मेघालय है, ठीक है। मणिपुर यहाँ पे छोड़ के जो भी हैं ये सारे आपके मिल रहे हैं। और अगर हम लोग बाउंड्री का बात करेंगे तो ये जो वर्ल्ड में हमारा जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ वो 5th लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है, जल्दी बताओ कौन सा वो देश है जिसको काराकोरम जोड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, भारत और पाकिस्तान वो ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान और चीन, ठीक है। काराकोरम राजमार्ग जो है वो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी? ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी। अगर यहाँ पे ऑप्शन में मैं राजा राम मोहन राय दे देता तो आपका जो 90% आंसर होने का चांसेस रहता वो राजा राम मोहन राय रहता, इसलिए मैंने वो ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया ताकि यहाँ से आपको सीख के जाओ, ठीक है, तुक्का लगा के सिर्फ नहीं जाओ। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है केशव चंद्र सेन, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वो 1828 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1828 में। किसके द्वारा? तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, 20 अगस्त को। ये डेट भी आपको अब याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है इसकी शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी किसके सहायता से? तो ये है केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ब्रह्मपुत्र से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेमा युंगडुंग नामक हिमनद से हुआ है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र को भारत के लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, ब्रह्मपुत्र जब पद्मा नदी से मिलती है तब उसे मेघना कहा जाता है। और चौथा है, असम में ब्रह्मपुत्र को दिहंग नाम से जाना जाता है। अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चलो मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपको पूरा दिख जाए। अब बताओ जल्दी से पूरा क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, अगर आपको पढ़ना है तो आंसर करो क्या होगा सही आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र के बारे में आप जान रहे हो, क्या होगा आपका सही आंसर? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है आपका बी, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेमा युंगडुंग नामक हिमनद से हुआ है, मानसरोवर के पास है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा है आपका, ब्रह्मपुत्र को भारत के लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी नहीं, ब्रह्मपुत्र को भारत में इसको लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जून मंथ के टाइम में, ये मंथ याद रखना, जून मंथ के टाइम में कभी इसका जो पानी है वह 2-3 दिन के लिए लाल हो जाता है, ये शुरुआती जून में, ठीक है। तो इसके कारण से इसको लाल नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन अकेला भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, ब्रह्मपुत्र जब पद्मा नदी से मिलती है, आप जानते हो बांग्लादेश में जब गंगा एंटर करती है तो उसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र जब पद्मा नदी से मिलती है तो फिर एक सिंगल धारा बनता है और उसको कहा जाता है मेघना। तो ये भी सही है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, असम में ब्रह्मपुत्र को दिहंग नाम से जाना जाता है। तो दिहंग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, ना कि असम में, ठीक है। असम में हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 आपका सही है, ठीक है। लेकिन सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। मिरात उल अखबार, इसको कौन प्रकाशित करता था और ये भाषा क्या है? इसका भाषा है फारसी। तो इसको प्रकाशित किया जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इन्होंने 1822 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? वो कौन सा संधि थे? वो संधि था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, मुगल और मराठा के बीच में।
जिसमें मुगल की तरफ से जय सिंह प्रथम था और मराठा की तरफ से शिवाजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा का उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान किया गया था। तो चलो यहाँ से हम लोग औरंगजेब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं थोड़ा थोड़ा कवर करवाता जाऊंगा। अकबर के बारे में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आज हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो औरंगजेब से पूछा जाता है आपसे सबसे पहली बार ये गद्दी पे कब बैठा? 1658 में। ठीक है, दूसरी बार इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1659 में। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकता है। क्लियर है? अच्छा, औरंगजेब की माता का नाम आपसे पूछा जाता है, बहुत ही फेमस रही है उनकी माता, आप सभी जानते हो, मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल इनकी माता थी। और औरंगजेब के बारे में और पूछा जाता है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, याद हो आपको, तो एक संधि हुआ था 1665 में। कब हुआ था? 1665 में एक संधि हुआ था, जिसको पुरंदर की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुआ था। तो औरंगजेब की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो जय सिंह, इसलिए हम लोग जानते हैं जय सिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुआ था। तो उस वक्त मुगल सम्राट औरंगजेब ही था। ठीक है, एक और औरंगजेब से आपसे क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब ने किस जैन गुरु की हत्या करवाई? कौन से वो गुरु थे जिनका उन्होंने हत्या करवाया? सॉरी, जैन नहीं, सिख गुरु। ठीक है, कौन से वो गुरु थे? वो गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, किस सिख गुरु के इन्होंने हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर का इन्होंने हत्या करवाया था। देखो, दो गुरु है जिनका हत्या हुआ था, एक है तेग बहादुर और दूसरा है अर्जुन देव। तो आपको याद रखना है, अर्जुन देव का औरंगजेब ने नहीं करवाया, तो ए नहीं मैच करेगा। ठीक है, अर्जुन देव का किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था, और तेग बहादुर का औरंगजेब ने करवाया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, औरंगजेब से रिलेटेड और आपको याद रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। ठीक है, और इसको दफनाया गया था दौलताबाद में। क्लियर है? एक चीज और आपसे पूछा जाता है, किस मुगल सम्राट के दरबार में सबसे अधिक हिंदू काम करने वाला था? तो वो औरंगजेब ही था। लगभग 33% इनके जो एम्प्लॉयज थे, ठीक है, इनके मनसबदार जो थे, लगभग 33% उसमें हिंदू थे। भले ही ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन इनके समय में हिंदू जो काम करने वाले थे इनके दरबार में, वो बहुत अधिक संख्या में थे। ठीक है, और इनके शासन का जो आधार था वो कुरान था। इन्होंने कुरान के बेसिस पे शासन किया। जो अकबर ने एक पद्धति चलाया था कि भाई हम लोग सिर्फ जो कुरान है उसके बेसिस पे नहीं चल के हम लोग लोगों को देखते हुए लोगों के हित में काम करेंगे, लेकिन औरंगजेब ने फिर से उसको लगाया कुरान के बेसिस पे ही शासन करने का एक पद्धति। और इसने जजिया कर, जो अकबर ने खत्म किया था जजिया कर, इसने फिर से जजिया कर को लगा दिया था। कब लगाया था? 1679 में। ठीक है, 1679 में जजिया कर वापस औरंगजेब के द्वारा लगा दिया गया था। अच्छा, दो मंदिर है जिसको औरंगजेब ने ढाया था, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो दो मंदिर है, वो कौन कौन सा है? एक है विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल, ये बनारस में स्थित है। इसको इसने ढा दिया था, तुड़वा दिया था। ठीक है, एक और है, वो है केशव राय मंदिर। केशव राय मंदिर यानी केशव राय टेम्पल, ये मथुरा में है। इसको भी इसने तुड़वा दिया था। दो मंदिर जिसको इसने तुड़वाया था वो है विश्वनाथ मंदिर बनारस का, और केशव राय मंदिर कहाँ का? मथुरा का। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट है। देखो, आता है ना, मेरा इच्छा करता है कि मैं आपको बता ही दूं, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंदा पीर किसको कहा जाता है? जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो वो औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, चलो, अब इतना सारा पॉइंट्स हो गया, आप कम से कम इतना याद रखो। हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो और मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन संस्था किस देश की है? ओम्बुड्समैन संस्था किस देश की है? जल्दी बताओ, ओम्बुड्समैन संस्था किस देश की है? तो ओम्बुड्समैन संस्था ये स्वीडन की है। ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोकपाल है, ठीक है, उसी तरह से जो स्वीडन में ओम्बुड्समैन, इसकी प्रथा चालू हुई थी। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि लोकपाल जो टर्म है, एक्चुअली में ये लोकपाल का इनिशिएशन कहाँ से हुआ है, तो ये लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन के तौर पे ही भारत में आया है, और इसकी शुरुआत वर्ल्ड में सबसे पहले स्वीडन में ही हुई थी। ठीक है, और स्वीडिश प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है टू मेंटेन पब्लिक अफेयर्स, जो भी हैं पब्लिक के प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको ये लोग ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायत समिति का सदस्य नहीं है?
तो इन चारों में से आपको बताना है पंचायत समिति का सदस्य कौन नहीं होता है। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। पंचायत समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? क्या विकास खंड के ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, उस क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य, पदेन सदस्यों द्वारा मनोनीत सदस्य, उस जिला का जिला कलेक्टर। तो आपका सही आंसर है डी, जिला कलेक्टर जो है वह पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है रेड रॉट बीमारी किस फसल की है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। रेड रॉट बीमारी किस फसल से है? तो रेड रॉट बीमारी गन्ना फसल से संबंधित है। ठीक है, गन्ना से संबंधित कुछ और भी बीमारियां हैं जिसको आपको याद रखना है। एक है आपका आई स्पॉट। क्या है? आई स्पॉट। ठीक है, ये बीमारी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई स्पॉट किसका बीमारी है? तो ये भी आपका गन्ना का बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में? इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस के लियोन में, फ्रांस के लियोन में इंटरपोल की मुख्यालय है। ठीक है, और इंटरपोल की अगर स्थापना की हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग यांग। कौन है? किम जोंग यांग, ये हैं इसके प्रेसिडेंट। और वर्तमान में इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो वर्तमान में टोटल 185 मेंबर्स इसमें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीप इम्पैक्ट क्या है? डीप इम्पैक्ट क्या है? जल्दी बताओ, डीप इम्पैक्ट क्या है? डीप इम्पैक्ट क्या है? डीप इम्पैक्ट एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ये जो डीप इम्पैक्ट है ये एक स्पेसक्राफ्ट था जो नासा के द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बम नृत्य किस राज्य बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? अच्छा, ये बताना है आपको। ये सबसे पहली बात, ये तो आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, उसके बाद राज्य के किस क्षेत्र में मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन जब देखोगे तो आपको खुद पता करना होगा कि ये किस राज्य का ये सारा शहर है। ये राज्य है राजस्थान। ठीक है, ये सारा राजस्थान का शहर है। अब आपको बताना है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में मनाया जाता है। जल्दी बताओ, तो कौन सा क्षेत्र है वो क्षेत्र है भरतपुर। ठीक है, तो याद रखना है बम नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है और राजस्थान के भरतपुर में मनाया जाता है। और ये बम नृत्य है किस टाइप का नृत्य? ये एक तरह का हार्वेस्ट डांस है। ठीक है, जो फसल का हार्वेस्टिंग होता है उसका डांस है ये। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है किस प्रदेश में है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ है ये? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी प्राइवेट सेनाएं बिहार के जमींदारों द्वारा बनाई गई? इन चारों में से आपको ये बताना है, चार तो है नहीं तो तीन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो बिहार के जमींदारों द्वारा बनाई गई थी। क्या चारों है? ऊपर युक्त तीनों हैं? तो अगर तीनों हैं तो आपका आंसर हो जाएगा डी। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है आपका डी। ठीक है, रणवीर सेना, ब्रह्मऋषि सेना और कुंवर सेना, ये तीनों सेना हैं जो प्राइवेट सेनाएं थी और इसको बिहार के जमींदारों के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? इन चारों में से आपको बताना है बिहार का वह कौन सा संगठन है जो वामपंथी दल था। तो ये है आपका माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब, ये वामपंथी संगठन बिहार का है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? ये सारे क्वेश्चन देखो देखने में आसान लगता है पर एग्जाम में यहाँ पे 100% आप गलती करके आते हो और यही सब क्वेश्चन है जो आपको नीचे लेकर आता है। ठीक है, जो देखने में तो आसान लगता है पर आप गलत करके आते हो। जो बड़ा क्वेश्चन होता है जो देखने में भारी लगता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, इसलिए उससे वो आगे होते हैं जिनको वो आता है, वो पीछे नहीं होते हैं जिनको नहीं आता है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको पीछे कर देते हैं। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? तुक्का मत लगाना। तो आपका सही आंसर है वो है जैन। ठीक है, बिहार में सबसे कम जैन धर्म के अनुयायी हैं। अगर बिहार में धर्म के हम लोग अनुयायियों का बात करेंगे तो सबसे अधिक जो बिहार में धर्म पालन करने वाले लोग हैं वो है हिंदू। ठीक है, हिंदू का लगभग 82.7% है। ये आपके 2011 के सेंसस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं मुस्लिम का बात करूंगा तो मुस्लिम दूसरे स्थान पे है, यह है लगभग 16.9%। ठीक है, और मुस्लिम के बाद अदर धर्म आते हैं, जात नहीं सॉरी, तो अदर धर्म है हिंदू और मुस्लिम छोड़ के जो रेस्ट हैं वो अदर धर्म है। अब रेस्ट में से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, कई बार तो आपको सिमिलर परसेंटेज ही मिलेगा। तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं अदर में कौन कौन सा है। तो अदर में आपका क्रिश्चियनिटी आता है। ठीक है, उसके बाद सिख आता है, उसके बाद बुद्धिज्म आता है, उसके बाद जैनिज्म आता है। ठीक है, जैनिज्म तो ये आता है। क्रिश्चियनिटी यहाँ पे लगभग 0.12% है।
सिखिज्म 0.02%, बुद्धिज्म 0.02% और जैनिज्म 0.02%। अब आपको लगा होगा कि सिख, बुद्ध और जैन सब जब 0.02% है तो फिर सबसे कम जैन कैसे हुआ, इसलिए मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज जो हम लोग लेते हैं ये ओवरऑल लेते हैं, फिर एक एनालिसिस दिया जाता है कि भाई इसमें से सबसे कम कौन सा है। ठीक है, तो सबसे कम आपका जैनिज्म ही कंसिडर किया गया उसमें। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है CAD का पूर्ण रूप क्या है। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या होता है, ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, जल्दी बताओ, 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, कौन सा है, ये आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का छठा स्थान है, प्रथम देश किसका है। तो यहां से 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक डाटा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का छठा स्थान है। क्लियर है। अब आपको यह बताना है कि प्रथम स्थान किसका है, किस देश का स्थान प्रथम है मैग्नीज के उत्पादन में। तो प्रथम स्थान है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने स्थापित किया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया सेबी के द्वारा। इन्वेस्टर्स, देखो इन्वेस्टर्स जहां पे आ गया तो आपको लग रहा होगा कि शेयर मार्केट से हो सकता है रिलेटेड हो, तो यहां से आप थोड़ा सा समझ सकते हो, सेबी ने इसकी स्थापना की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर किस चीज से संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत परियोजना से। ठीक है, राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी के ऊपर बनाया गया, रावत भाटा में। कहाँ बनाया गया, रावत भाटा जो राजस्थान में एक जगह है। ठीक है, और किस नदी पे, तो चंबल नदी पे ये राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा, जल्दी बताओ। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कौन होते हैं, वो है लोकसभा के विपक्ष के नेता। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता। 2 समिति है जिसको आपको याद रखना है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लोक लेखा समिति का बात कर लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, PAC। तो इसमें टोटल होते हैं 22 मेंबर्स। 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के बारे में आपने देख लिया, विपक्ष के नेता होते हैं। और अभी विपक्ष के नेता कौन है, बहुत बच्चे मार देंगे, राहुल गांधी। ठीक है, तो अभी विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के हेड हैं लोकसभा में वो हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, तो आपके PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, लोकसभा में जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष भी यही है। दूसरा बात हम लोग कर रहे थे प्राक्कलन समिति का। तो प्राक्कलन समिति में पूरा का पूरा 30 मेंबर्स होता है और ये 30 मेंबर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है, क्या कीट, स्तनपायी, सरीसृप, पक्षी, किनके शरीर में आपको स्पर्श रोम देखने को मिलता है। तो स्पर्श रोम जो पाया जाता है वो पाया जाता है कीटों के शरीर में। अगला क्वेश्चन है यदि व्यंजन चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप हवा में खुला छोड़ देते हो तो क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन थोड़े लेंदी हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो क्या होगा आपका सही आंसर, उसका सही आंसर होगा उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाएगी। जब आप ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुले छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसका क्लोरीन जो पावर है वो धीरे धीरे हवा में मिलने लगता है और फिर उसका जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है, तो उसका क्लोरीन समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क वायु के 2 मुख्य घटक आयतन में निम्न में से कौन होते हैं। तो शुष्क वायु यानी आपका ड्राई एयर का बात किया जा रहा है, शुष्क वायु का
अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, शुष्क वायु दिया है तो आंसर हो सकता है आपका बदल जाए, लेकिन आंसर हमेशा आपका एक ही होगा, क्योंकि एयर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आप मत करना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर कितना है। तो दिन के समय में औद्योगिक क्षेत्र में जो अनुमति मिला हुआ शोर का स्तर है वह कितना है लगभग, तो वह लगभग है 75 डेसिबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये शब्द किसने कहे थे। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। ये स्टेटमेंट दिया गया था मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, मिल्टन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है कि 2030 तक यह कार्बन नेगेटिव होगा और 2050 तक 1975 में इसकी स्थापना के बाद से इसके द्वारा उत्सर्जित सभी कार्बन को हटा देगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, जल्दी बताओ कौन सा वो कंपनी है जिसने शपथ लिया है कि 2030 तक वो पूरी तरह से कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और 2050 तक, जो 2075 में उसकी स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितने भी कार्बन उसने उत्सर्जित किए हैं वो सभी वो हटा देगा। तो ये है कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसने ये वादा किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को दुबई में आईसीसी द्वारा जारी ओडीआई रैंकिंग में बल्लेबाजी चार्ट में शीर्ष पर रहने वाले बल्लेबाज का नाम क्या है। तो ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पर अभी कौन बल्लेबाज है, कौन बल्लेबाज है, वो है विराट कोहली, जो अभी शीर्ष पर है ओडीआई रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है, 88 वर्ष के बाद यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसे घुड़सवार इकाई मिलेगी। तो कौन सा वो पुलिस है जिसको 88 वर्ष के बाद अब घुड़सवार इकाई मिलेगी, तो वो कौन सा पुलिस है, जल्दी बताओ कहाँ की पुलिस है, तो वो है आपकी मुंबई पुलिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस टीम ने 2020 के राजनयिक कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है। राजनयिक कप क्रिकेट चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है जनवरी 2020 में, किसके द्वारा जीता गया है, ये जीता गया भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2020 के 71वें गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। 2020 का 71वां गणतंत्र दिवस टप चुका है, अब आप बताओ इसके मुख्य अतिथि कौन थे, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन थे, वो थे जायरे मेसियस बोल्सोनारो, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ठीक है, बोल्सोनारो, और ये थे इस बार के मुख्य अतिथि। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जनवरी 2020 में 3 वर्ष के लिए बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया है अतनु कुमार दास को। किसको किया गया है, अतनु कुमार दास को। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है, ये है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई से आप कंफ्यूज मत करना, एसबीआई के चेयरमैन अभी भी रजनीश कुमार है। ठीक है, चेयरमैन रजनीश कुमार है, ये एमडी नियुक्त हुए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री ने खुलासा किया है कि केंद्र जल्द ही निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति की घोषणा करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अभी कौन हैं, आपको यह बताना है जिन्होंने ये घोषणा किया है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अभी हैं सोम प्रकाश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनमोहन सूद, मनमोहन सूद जिनका जनवरी 2020 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। मनमोहन सूद यह किस खेल से संबंधित थे, तो यह संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में वार्षिक वन्यजीव जनगणना की गई। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है जनगणना की गई, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये अभ्यारण्य है कौन सा। ये है कालकाडू मुंडनथुरई बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कालकाडू मुंडनथुरई बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत द्वारा अफ्रीका में स्थापित पहले कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। आपको ये बताना है नाइजर के राष्ट्रपति अभी हैं कौन। नाइजर के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीका में स्थापित पहला कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो नाइजर के अभी कौन है राष्ट्रपति, ये हैं महामदो इसोफू। कौन है, महामदो इसोफू। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 दिया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा जनवरी 2020 में। आपको यह बताना है किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, किस क्षेत्र में? नवाचार के क्षेत्र में, और विद्वतापूर्ण उपलब्धियों के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में? तो आपका सही आंसर है इन सभी क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? जनवरी 2020 में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी? तो ये जयंती थी 123वीं जयंती। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को प्रत्येक साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में जयपुर साहित्य महोत्सव मनाया गया, जिसमें से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 500 वक्ता भाग लिया। यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि जयपुर साहित्य महोत्सव जो है, जिसको जनवरी में आयोजित किया गया, इसमें लगभग 500 वक्ताओं ने भाग लिया था। यह किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? यह 2006 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक नए सामाजिक गतिशीलता सूचकांक पर भारत का रैंक क्या है? सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, जिसको अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज किया गया है? इसमें भारत का रैंक है 76वां। कौन सा रैंक है? 76वां रैंक है। ठीक है, तो क्या गाइस, तो आज का ये टॉप 50 क्वेश्चन था। आई होप कि कंपेरेटिवली आज का सेट आपको इजी लगा होगा। कल आप फिर आपके लिए भारी सेट आ जाएगा, परसों फिर हल्का आ जाएगा, कि ये चलता रहेगा, आपको वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।